क्या है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड द फोकल लेंथ f फॉर अ कनकेव मिरर। ये रिलेशन हम पढ़ेंगे किसके बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के r के और फोकल लेंथ के बीच में। रिलेशन होता क्या है आपको पता होगा, पिछले टॉपिक्स में हम इसका यूज भी करते थे। r इज इक्वल टू में क्या होता था हमारा 2f होता था, ये आपको याद आ रहा हो, r इज इक्वल टू में 2f हम यहाँ पर यूज करते थे। ये हमको यहाँ पर प्रूव करके लाना है। तो ये कैसे करेंगे हम कनकेव मिरर में, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कनकेव मिरर यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरह से हम एक कनकेव मिरर यहाँ पर फॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बीच में से क्या होती है हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, थोड़ी क्या है टेढ़ी, थोड़ी इसके प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। तो ये अपनी क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और आपको पता है जो कनकेव मिरर होता है उसका ये वाला सरफेस कौन सा होता है, हमारा पॉलिश्ड होता है। और ये भी आपको पता है कि इसका जो यहाँ पर होता है वो क्या होता है, पोल होता है। और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और यहाँ पर मिड में क्या होता है, इसके फोकस होता है, मतलब एफ होता है। ये सब चीज़ें आपको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा कनकेव मिरर है इसमें से क्या करेंगे, पैरेलल रे आई है हमारी। यदि इसमें से कोई पैरेलल रे आई, तो आपको पता है यदि कोई पैरेलल रे किसी पर आती है जो हमारे मिरर में, तो पैरेलल रे कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। तो इसको क्या करेंगे, हम फोकस से ही निकालेंगे। फोकस से कैसे निकलेगी, इस तरह से यहाँ पर निकल पाएगी, इस तरह से यहाँ पर ये निकल पाएगी। ऐप को अपन क्या करते हैं, उठा के यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ही। तो ये हमारी पैरेलल रे आई और ये कहाँ से, हमारे फोकस से यहाँ से पास हो गई। ये पैरेलल रे आई और ये फोकस से जाके पास हो जाती है, ये आपको पता है। तो पैरेलल रे आई वो तो फोकस से चली। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटर से भी एक लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे। तो वो हम क्यों ड्रॉ करेंगे वो भी समझेंगे, लेकिन पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से हमने एक सेंटर पे ये ड्रॉ कर दी। ये क्या बन गया, हमारा नॉर्मल बन गया। अब नॉर्मल कैसे बन गया, नॉर्मल आपको पता है 90 डिग्री पर होता है, लेकिन ये इसके 90 डिग्री पर कैसे। तो आपको पता है जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होते हैं दोनों स्फीयर से बनते हैं। मतलब ये एक हमारा सर्कल होता है इस तरह से कोई सर्कल होता है हमारा, और इसी के छोटे छोटे पार्ट से हमारा एक इससे पार्ट लेते हैं हम, उससे हमारा ये जो कनकेव है और कन्वेक्स दोनों यहाँ पर बनते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि हमको पता है कि जो हमारे यहाँ से सेंटर होता है, मतलब कि ओ जो हम यहाँ पर इसको सी लेते हैं, हमको पता है इससे हम इस जो स्क्वायर है इस पर कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। ये आपको पता है। यदि किसी सेंटर से हम कहीं पर इस पर लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो वो रेडियस होती है, वो कितनी, यहाँ पर सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो रेडियस होती है। और आपको पता है जो सेंटर से जो भी हमारी जो रेडियस फॉल होती हैं वो सारी कितनी होती है, हमारी 90 डिग्री पर होती है। मतलब ये सब कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री होती है। मतलब सेंटर से जो भी हमारी रेडियस पूरे इस पर बनती है वो सारी कितनी होती है, 90 डिग्री पर होती है। और हमको ये पता है नॉर्मली हमारा कैसा होता है, 90 डिग्री पर होता है। और रेडियस से हम किसी भी सेंटर से यदि कोई रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी 90 डिग्री पर होती है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये नॉर्मल बनाती है हमने। मतलब कि ये हमारी इंसिडेंट रे थी और ये हमारी रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये इसके बीच में नॉर्मल बन गई। क्योंकि ये सेंटर से हमने ड्रॉ किया एक लाइन, तो वो से क्या हो गई, ये 90 डिग्री पर हो गई, तो इसकी ये नॉर्मल का यहाँ पर काम कर गई। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि इस तरह से जो भी रेडियस ड्रॉ करते हैं वो सारी कितनी होती है हमारी, किसी भी सर्कल और स्फीयर के लिए वो 90 डिग्री पर ही होती है। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। तो ये कैसा हो गया हमारे 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये कौन सा हो गया, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। और ये कौन सा हो गया, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब ये इंसिडेंट रहती है, रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आ गई। तो इतना आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको पता है इस तरह से एक जेड बनता है। तो जेड में आपको पता है यहाँ पर जो एंगल होता है और यहाँ पर जो एंगल होता है, क्या बोलते हैं इनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब कि ये कैसे एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर यदि ये आई एंगल बन रहा है तो यहाँ पर ही जो 90 हमने लिखा था, इसको 90 से यहाँ से, ये तो 90 तो है, आपको पता चल गया होगा।
तो ये अगर यहाँ पर आई है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, आई ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि ये एंगल आई है तो हमको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये वाला एंगल भी आई होता है। और यहाँ पर आप देखें जेड बन रहा है, तो यदि ये आई है तो ये वाला एंगल भी हमारा आई होगा। कैसे होगा, ये आपको सब समझ में आ गया। ये क्या है, हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि ये कैसे हो गया, ये आई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा यहाँ पर आई हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने जो सब कुछ एंगल वगैरह यहाँ पर किए, इनको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक चीज पता है, एंगल आई इक्वल होता है किसके, एंगल आर के। ये कैसे पता है हमको, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है। जो एंगल आई होता है वो एंगल मतलब जितना एंगल हमारा इंसिडेंट रे का होता है उतना एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे का भी होता है। तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। यहाँ पर लिखते हैं बाय द, इसके पता किससे पता है हमको सब कुछ, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम जो लॉ है रिफ्लेक्शन वाला उससे हमको ये सब कुछ पता है। उसके बाद हमको एक चीज पता चली, जो एंगल हमारा आई है वो एंगल आई के भी इक्वल है। मतलब जो एंगल आई है तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो जो एंगल आई है वो एंगल आई के इक्वल कैसे, ये पता है। ये एंगल आई यहाँ पर बना, ये एंगल आई यहाँ पर ही बन गया। तो ये कैसे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये कैसे हो गया, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कौन से हो गए, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो ये दोनों एंगल हमारे यहाँ पर बन गए। अब क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल कौन सा है, इसको हम इसको ए नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल ले लेंगे हम बी सी एफ, ये बी सी एफ। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो एंगल आर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल आई के इक्वल। अब ये कैसे आ गया, कौन सा एंगल आर, ये वाला जो एंगल आर है हमारा, जो यहाँ पर जो एंगल आर है वो इस आई के इक्वल आ जाएगा। ये कैसे आ गया, आपको पता है एंगल आई के, एंगल आई एंगल आर के इक्वल है बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल जो आई है वो इस आई के इक्वल है किसके कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। तो एंगल आर भी इस आई के इक्वल आ सकता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है। क्योंकि जब एंगल आई एंगल आर के इक्वल है और एंगल आई इस एंगल आई के इक्वल है, तो एंगल आर भी इस आई के इक्वल आ सकता है। क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हो गए ना, एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो गया और एंगल आई इस एंगल आई के इक्वल है, तो एंगल आर भी इस एंगल आई के इक्वल आ जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल आर एंगल आई के इक्वल आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंगल आर एंगल आई के इक्वल कैसे आ गया। यदि एंगल आई एंगल आर के इक्वल है और एंगल आई इस एंगल आई के इक्वल, तो ये एंगल आर भी इस एंगल आई के इक्वल आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हुआ। अब आपको एक चीज पता है, यदि किसी भी ट्राइंगल की दो एंगल आपस में इक्वल आ जाते हैं, जैसे एंगल आई और एंगल आई इक्वल में आ गया, तो इसकी अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास। यदि दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के इक्वल आ जाते हैं तो उसकी अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल आ जाती है। तो यदि एंगल आई की अपोजिट साइड देखें तो वो कितनी हमारी बी एफ है। कैसा, कैसे बी एफ, देखिए यहाँ पर ये एंगल आई बन रहा है, इसके अपोजिट में क्या है, बी एफ है। और यहाँ पर जो एंगल आर बन रहा है इसके अपोजिट में क्या है, सी एफ है। जो बी एफ है वो सी एफ के इक्वल आ गई। और कैसे आ गई, यहाँ पर लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। मतलब जो अपोजिट साइड होती है इक्वल एंगल की वो कैसी होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। यहाँ पर हमने लिख दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर 1 है। और यदि अब आप क्या करें, जो हमारा बी पॉइंट है और पी पॉइंट है, यहाँ पर क्या करें, पूरा स्मॉल अपर्चर। अपर्चर मतलब कि ये वाला जो पार्ट है इसको अपर्चर होता है। तो ये बी पॉइंट है, ये क्या है, इसके बहुत पास हो जाए। मतलब कि यदि ये यहाँ पर था, अब क्या हो जाए, इस तरह से ये बी पॉइंट है इसके बहुत पास हो जाए। मतलब इस तरह से ये बी पॉइंट्स के, ये जो पी पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस उसके बहुत पास हो जाए। ये बी हमारा इसके बहुत पास आ गया, मतलब पूरा स्मॉल अपर्चर क्लियर करने वाला।
तो यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर ऑफ स्मॉल अपर्चर पॉइंट बी आर क्लोज टू पॉइंट बी। मतलब कि यदि बी पॉइंट यदि इस बी पॉइंट के पास में आ जाए, यहाँ पर यदि बहुत थोड़ा पास में आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये इस तरह से ये पी पॉइंट है यहाँ पर, और ये बी पॉइंट यहाँ कहीं पर आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा मिरर है, और यहाँ पर ये एंगल ही ये ट्रायंगल बन रहा है एफ वाला, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से छोटे यदि हमने इसको कर दिया पूरा स्मॉल अपर्चर, तो ऐसा हो गया। तो ऐसा करने का हमारा कारण क्या है, यदि आप यहाँ पॉइंट बी है जो बी के यदि बहुत पास हो जाए, तो आप देखिए ये जो बीपी है वो एफ पी के इक्वल नहीं लग रहा। मतलब कि ये जो एफ है हमारा, ये एफ है, जो बीपी है वो एफ पी के इक्वल नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए बीपी ये भी इतना बड़ा और एफ पी ये आपस में एक दूसरे इक्वल लग रहा है ना। तो इसलिए क्या क्या एक लिखा हुआ फॉर स्मॉल अपर्चर, मतलब छोटे अपर्चर में जो पॉइंट पी है वो क्लोज आ गया पॉइंट बी के। तो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं बी एफ इज इक्वल टू में बी, ये बी एफ है वो किसके आ गया, इक्वल आ गया एफ पी के इक्वल आ गया। मतलब कि जो बी एफ है वो किसके इक्वल आ गया, एफ पी के इक्वल आ गया। क्योंकि देखिए आप जो बी एफ बी पी है वो बी एफ के इक्वल जैसे लग रहा है। तो इस तरह से स्मॉल अपर्चर में हम ये वाले केस लिख सकते हैं। तो आप इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें, ये हमारा रफ था, इसको आप प्रूफ नहीं करना। तो यदि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करें तो आपको एक चीज पता चलेगी, यहाँ पर भी बी एफ है, यहाँ पर बी एफ है। तो ये बी एफ यदि हमारी एक साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई, तो दूसरी साइड एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल आ जाती है। तो यदि लिखें हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यदि बी एफ बी के इक्वल आ गई, तो सी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एफ पी के इक्वल आ जाएगा। सी एफ बी के इक्वल आ गया। ये हमारी इक्वेशन 3 होगी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम आगे करते हैं। आगे क्या करेंगे, इसको कि ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा, तो ऊपर वाला हम यहाँ पर मिटाएंगे। क्या आप नोट कर सकते हैं, ऊपर वाला, ऊपर वाले को हम यहाँ से मिटाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे नाव करके लिखेंगे। नाव पीसी है, मतलब पीसी वाला पीसी साइड लेंगे। पीसी क्या है हमारा, ये पी है और ये सी है। पी से सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी से सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। पी सी क्या लिख सकते हैं, इस लाइन को पूरी हम आपस में दो हिस्सों में तोड़ लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक तो पी एफ लिख सकते हैं प्लस एफ सी लिख सकते हैं। मतलब कि एक तो पी एफ लिख सकते हैं, एक एफ सी लिख सकते हैं। तो पी एफ सी को क्या है, यहाँ पर हमारी ये पी एफ है और ये एफ सी है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ऐसे ना लिख के हम इस तरह से जो इसमें मैचिंग हो जाए वो लिख देंगे। मतलब एक बार सी एफ लिख देंगे, एक बार एफ पी लिख देंगे। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ यहाँ पर दी हुई वैसा हम लिख दिया। सी एफ प्लस एफ पी, ये किसके इक्वल आ गई हमारी, जो पी सी एफ के इक्वल आ गई। क्योंकि देखें आप पी सी कैसे बनी, सी एफ से और एफ पी दोनों से मिलकर के हमारी जो पी सी है वो बनी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सी एफ है वो किसके, एफ पी के इक्वल है। जो सी एफ है वो किसके इक्वल है, हमारे एफ पी के इक्वल है। लेकिन यदि आप देखें यहाँ पर तो सी एफ और एफ पी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एफ पी की जगह अभी या सी एफ पुट कर सकते हैं, या इस सी एफ की जगह हम एफ पी, मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इनमें से एक दूसरे की जगह पर ये इनमें से एक दूसरे की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या कह रहा हूँ देखते हैं, ये सी एफ है, ये एफ पी है। हमको यहाँ से क्या क्या चीज़ पता है, ये हमको पता है फोकस है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, एफ होती है। और बाकी पी सी की हमको पता है, पी से सी कितनी डिस्टेंस होती है, कैपिटल आर होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी सी में इक्वल कर देंगे हम किसके, जो हमारा एफ पी है प्लस में एफ पी कर देंगे। क्यों कर देंगे, सी एफ की जगह हमने क्या किया, हमको पता है सी एफ एफ पी के इक्वल है, तो हमने सी एफ की जगह एफ पी यहाँ पर पुट कर दिया।
लेकिन हमने आपके बारे में एक क्वेश्चन उठेगा, हमने इस एफ पी की जगह सी एफ पुट क्यों नहीं है, क्योंकि सी एफ फिर यहाँ पर दो सी एफ हो जाते हैं, एक सी एफ और एक सी एफ। लेकिन हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सी है और एफ है, लेकिन हमें यहाँ पर सी एफ कोई वैल्यू पता ही नहीं है, क्योंकि हमको सारी डिस्टेंस कहाँ पोल से पता होती है, हमें सी एफ यहाँ पर पता नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पर सी एफ को ना करके इस एफ पी वाले को ले लिया। तो यहाँ पर देखें तो एफ पी और एफ पी क्या हो जाएगा, टू एफ पी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये टू एफ पी। अब क्या करेंगे, हम पी से देखते हैं, यहाँ पर क्या है पी और एक सी। तो पी सी की वैल्यू क्या है हमारी आर है, आपको पता है मिरर के जो लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी वैल्यू, उनको हम माइनस में लेते हैं, और जो राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू होती है उनको हम किस में करते हैं, प्लस में लेते हैं। यहाँ से पी सी आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आ रहा है, और यहाँ से जो एफ पी आएगा, एफ पी वो क्या है, एफ है, लेकिन ये भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा, तो ये माइनस का टू एफ हो जाएगा। यदि आप देखें यहाँ से ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, टू एफ हो जाएगा। और यही हमको यहाँ से प्रूव करके लाना है। तो इस तरह से इसको प्रूव करना था, ये आपको समझ में आया होगा कि ये इसका इक्वल था हमारे सी एफ एफ पी के, तो हमने क्या किया, एफ पी की जगह जो सी एफ है उसकी जगह भी इसको एफ पी को ही पुट कर दिया, क्योंकि अपन क्या को सी एफ की वैल्यू यहाँ से पता नहीं होती, इसलिए सी एफ की जगह हम ये एफ पी को पुट कर देते हैं। समझ में आपको आया होगा, तो थोड़ा टॉपिक अच्छा था, समझ में आपको आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।